आज हम जम्मू और कश्मीर की त्रिकोटा पहाड़ियों में बसे माँ वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक काफी डिटेल्ड गाइड है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से जो सबसे काम की बातें हैं वो निकल कर आएं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, मतलब ये शारीरिक और मानसिक रूप से भी एक बड़ा अनुभव है। हाँ, हर साल लाखों लोग जाते हैं। 5200 फीट की ऊंचाई पर आसान तो नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये गाइड हमें बताएगा कि कटरा, जो कि बेस कैंप है, वहां से भवन तक का वो जो 12-13 किलोमीटर का रास्ता है, उसे कैसे पूरा किया जाए। हाँ, और क्या खास ध्यान रखना चाहिए। सही। तो शुरुआत करते हैं कटरा पहुंचने से। मतलब सबसे आसान तरीका क्या बताया है गाइड ने? गाइड के हिसाब से ट्रेन सबसे सीधा ऑप्शन लगता है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन है, जो जुड़ा हुआ है देश के कई बड़े शहरों से। अच्छा, यानी डायरेक्ट ट्रेन है कटरा तक? हाँ, काफी शहरों से। और अगर वहां सीधी ट्रेन ना मिले तो जम्मू तवी स्टेशन भी है, वो करीब 50 किलोमीटर दूर है कटरा से। और फ्लाइट से? हवाई सफर के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जम्मू में है, वहां से फिर टैक्सी या बस लेनी पड़ती है कटरा के लिए। और बस सड़क से? हाँ, सड़क मार्ग से भी सीधी बसें चलती हैं, खासकर दिल्ली या आसपास के शहरों से। तो पहुंचने के कई तरीके हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम कटरा पहुंच गए। अब असली यात्रा शुरू होती है, वो 13 किलोमीटर की चढ़ाई। गाइड क्या कहता है इस रास्ते के बारे में? कौन से अहम पड़ाव है? हाँ, तो यात्रा कटरा से शुरू होती है। पहला पड़ाव आता है बाणगंगा, फिर कुछ आगे चरण पादुका, और बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी, हाँ, सुना इसके बारे में। वहाँ गुफा है शायद? बिल्कुल। गाइड बताता है कि यहाँ वो प्रसिद्ध गर्भजून गुफा है। मान्यता है कि माँ ने यहाँ 9 महीने गर्भ की तरह बिताए थे। ये लगभग यात्रा के बीच में पड़ता है। अच्छा, यानी आधे रास्ते पे? हाँ, लगभग। और फिर अर्धकुंवारी के बाद करीब 6 किलोमीटर और चढ़ाई है मुख्य भवन तक। और ये रास्ता तय कैसे करते हैं लोग? मतलब पैदल चलने के अलावा क्या तरीके हैं? देखिए, पैदल चलना तो सबसे आम है। इसमें करीब 3 से 6 घंटे लग जाते हैं। निर्भर करता है कि कौन चल रहा है, कितनी तेजी से। हाँ, वो तो है। और गाइड इस बात पर बहुत जोर देता है कि जूते आरामदायक होने चाहिए। ये सबसे जरूरी चीज है शायद। बिल्कुल। और जो पैदल नहीं चल सकते उनके लिए? उनके लिए पालकी या कंडी का इंतजाम है। गाइड के अनुसार इनका किराया करीब 2000 से 3000 रुपए एक तरफ का होता है। एक तरफ का, यानी आने जाने का डबल? हाँ, बिल्कुल। घोड़े या जिन्हें पोनी कहते हैं वो भी मिलते हैं। उनका किराया थोड़ा कम है, करीब 700 से 1200 रुपए तक। अच्छा। गाइड ये भी कहता है कि ऑफ सीजन में शायद थोड़ा मोल भाव हो सकता है इन रेट्स में। अच्छा, ये हुई पालकी और घोड़े की बात। वो बैटरी कार और हेलीकॉप्टर सेवा भी तो है। गाइड उनके बारे में क्या कहता है? हाँ, बैटरी कार चलती है अर्धकुंवारी से भवन तक। किराया करीब 350 रुपए। ये खासकर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए काफी सुविधाजनक है। ये अच्छी सुविधा है। और हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर सेवा कटरा से संजीछत तक जाती है। संजीछत भवन से थोड़ा पहले एक जगह है। किराया करीब 1800 से 2000 रुपए एक तरफ का होता है। तो ये तो काफी तेज तरीका हुआ। हाँ, तेज तो है, लेकिन गाइड एक जरूरी बात बताता है। संजीछत हेलीपैड पर उतरने के बाद भी भवन तक करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ओह अच्छा, यानी हेलीकॉप्टर बिल्कुल भवन तक नहीं छोड़ता? नहीं। और वो 2.5 किलोमीटर का रास्ता भी आसान नहीं है, उसमें भी चढ़ाई है। तो ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर ले लिया तो बिल्कुल आराम से पहुंच गए। थोड़ी मेहनत फिर भी है। समझ गई। अब बात करते हैं रहने और खाने की। गाइड क्या बताता है? कहाँ रुकना बेहतर है, कटरा में या भवन के पास? देखिए, कटरा में तो हर तरह के होटल मिल जाते हैं, बजट से लेके लग्जरी तक। साथ ही श्राइन बोर्ड जो पूरी व्यवस्था देखता है, उनके अपने गेस्ट हाउस भी हैं कटरा में। और भवन के पास? भवन के पास भी श्राइन बोर्ड की व्यवस्थाएं हैं, कमरे भी हैं, डॉर्मेंट्रीज भी हैं। इनकी बुकिंग श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.maavaishnodevi.org से ऑनलाइन पहले ही करा लेना अच्छा रहता है। हाँ, भीड़ बहुत होती होगी। बिल्कुल, खासकर छुट्टियों में या नवरात्रों में तो पहले से बुकिंग जरूरी है। कटरा में रुकने का फायदा है कि ऑप्शंस ज्यादा हैं, दुकानें हैं। भवन के पास रुकने से सुबह जल्दी दर्शन में आसानी हो जाती है। और खाने का क्या? रास्ते में क्या मिलता है? गाइड साफ कहता है कि पूरे यात्रा मार्ग पर और कटरा में भी सिर्फ शाकाहारी भोजन ही मिलता है। हाँ, ये तो पता है। मांसाहार और शराब बिल्कुल मना है। कटरा में तो बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। रास्ते में भी जगह जगह श्राइन बोर्ड के और प्राइवेट स्टॉल हैं, जहाँ चाय, नाश्ता, खाना मिलता है। श्राइन बोर्ड के भोजनालय भी हैं शायद? हाँ, श्राइन बोर्ड के भोजनालय भी है, जहाँ काफी सस्ता और सात्विक भोजन मिलता है। तो खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब भवन में दर्शन हो गए, उसके बाद गाइड भैरव मंदिर जाने पर क्यों इतना जोर देता है? वो तो और ऊपर है शायद। हाँ, भैरव मंदिर भवन से करीब 2.5 किलोमीटर और ऊपर है और काफी खड़ी चढ़ाई है। ओहो,
पर गाइड बताता है कि ऐसी मान्यता है और बहुत पक्की मान्यता है कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते जब तक भैरव बाबा के दर्शन न कर लिए जाएं। अच्छा, ये बात है। हाँ, इसीलिए ज्यादातर लोग चाहे कितनी भी थकान हो वो भैरव मंदिर तक जरूर जाते हैं। अब वहां तक जाने के लिए भी घोड़े और रोपवे की सुविधा भी शुरू हो गई है। अच्छा, रोपवे भी है अब? रोपवे भी है। ये तो काफी सुविधाजनक हो गया होगा। हाँ, पहले से काफी आसान हो गया है। तो अगर सब कुछ मिलाकर देखें तो इस पूरी यात्रा पर एक व्यक्ति का अंदाजन कितना खर्च आ सकता है? गाइड का क्या अनुमान है? ये देखिए, बहुत निर्भर करता है कि आप कैसे जा रहे हैं, कहाँ रोक रहे हैं। हाँ, वो तो है। पर गाइड का एक मोटा अनुमान है कि अगर कोई सामान्य ट्रेन से जाए, बजट में रुके और पैदल यात्रा करे तो करीब 3000 से 7000 रुपए प्रति व्यक्ति का खर्च आ सकता है। 3000 से 7000, ठीक है। हाँ, इसमें खाना पीना, रहना, थोड़ा बहुत लोकल ट्रांसपोर्ट शामिल है। अगर आप हेलीकॉप्टर लेते हैं या अच्छे होटल में रुकते हैं तो जाहिर है खर्च बढ़ जाएगा। सही है। अब आखिर में गाइड की बताई कुछ सबसे जरूरी टिप्स जो याद रखनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है यात्रा पर्ची। ये एकदम अनिवार्य है। कहाँ से मिलती है ये? ये मुफ्त मिलती है। आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर कटरा पहुंचकर काउंटर से भी ले सकते हैं। इसके बिना यात्रा शुरू ही नहीं कर सकते। ओके, यात्रा पर्ची। और दूसरा, जैसा हमने पहले भी कहा, आरामदायक जूते बहुत जरूरी। तीसरा, मौसम के हिसाब से कपड़े। सर्दियों में जा रहे हैं तो खूब गर्म कपड़े, जैकेट, टोपी वगैरह। बरसात के मौसम में है तो रेनकोट या छाता जरूरी है। मौसम पहाड़ों पर कभी भी बदल सकता है। सही बात है। और कुछ? हाँ, एक और अहम बात, मंदिर के अंदर मतलब गुफा के पास कैमरा, मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना मना है। तो सामान कहाँ रखते हैं? उसके लिए श्राइन बोर्ड के लॉकर रूम्स हैं भवन के पास। वहां आप अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर गाइड यही दिखाता है कि वैष्णो देवी यात्रा के लिए अब हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। हाँ, ये तो है। ताकि अलग अलग उम्र के लोग, अलग अलग शारीरिक क्षमता वाले लोग सभी दर्शन कर सकें। बस जरूरी है कि आप पहले से थोड़ी प्लानिंग कर लें। बिल्कुल सही। चाहे कोई पैदल चलकर उस अनुभव को महसूस करना चाहे या हेलीकॉप्टर जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करे, तैयारी तो करनी ही पड़ती है। यात्रा पर्ची, सही कपड़े, जूते और अपनी सेहत का ध्यान रखना, ये सब जरूरी है। और अंत में गाइड एक सवाल छोड़ता है सोचने के लिए। ये जो यात्रा है, इसमें आस्था है, शारीरिक मेहनत है, प्रकृति के अद्भुत नजारे हैं और आधुनिक सुविधाएं भी हैं। हाँ, इन सब का जो मिश्रण है वो हर व्यक्ति के लिए एक बहुत ही निजी, एक पर्सनल अनुभव कैसे बनता है। शायद यही इस यात्रा को सिर्फ एक तीर्थ यात्रा से कहीं ज्यादा बना देता है, एक यादगार सफर।